देखिए, इनकम अर्न करने के साथ साथ प्रॉफिट को सही तरीके से कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए इनकम स्टेटमेंट पर अलग अलग प्रॉफिट के लेवल्स को देखा जाता है, उसे कंट्रोल किया जाता है। इसके लिए कुछ मॉडल्स बनाए जाते हैं, तो आइए आज उसी पर डिस्कशन करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज विकास मनी। आप देख रहे हैं ओएन स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस। फाइनेंशियल मॉडलिंग इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस मॉडल, जिसमें हम देखेंगे पीवी रेशो, बीईपी और एमओएस ये क्या होता है, कैसे काम करता है, लिवरेज एनालिसिस, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और कैसे हम कंपैरिजन कर सकते हैं इन ऑर्डर टू एनालाइज द इनकम स्टेटमेंट। ये सारे पॉइंट इस वीडियो में कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं पीवी रेशियो, बीईपी और एमओएस ये क्या होता है, कैसे काम करता है। इसके लिए आप कैसा स्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन के लिए हम समझते हैं सेल, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन। सेल में से सारे वेरिएबल खर्चे, जैसे पेन है, जितना ज्यादा पेन बनाएंगे उतनी ज्यादा इंक की जरूरत होगी, तो वो वेरिएबल कॉस्ट है जो प्रोडक्शन ज्यादा होने से बढ़ेगा, कम होने से कम होगा। बट बिजनेस में कुछ खर्चे होते हैं जो फिक्स होते हैं, जैसे फैक्ट्री का रेंट, चाहे 1 यूनिट बनाए चाहे 1000, वो फिक्स है। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट हटाते हैं तो आता है कंट्रीब्यूशन। अब देखिए, ये कंट्रीब्यूशन है 40, बट इसे अगर हम परसेंटेज में देखना चाहें कि ये जो कंट्रीब्यूशन है वेरिएबल खर्चों को हटाने के बाद जितना प्रॉफिट आता है वो कितना परसेंट है टू सेल, तो उसे हम कहते हैं पीवी रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, वो है 40%। फिक्स कॉस्ट हटाने के बाद हमारे पास आ गया प्रॉफिट। इसका यूज कहाँ कर सकते हैं, इसको हम तीन सिनेरियो के थ्रू समझ सकते हैं। मान लीजिए मैनेजमेंट, जैसे आप किसी मीटिंग में है, मैनेजमेंट कहती है कि अगर सेल को हम 30% से इंक्रीज कर दें तो नेट प्रॉफिट हम कितना अर्न कर सकते हैं। देखिए, वेरिएबल खर्चों को हटा के जो प्रॉफिट आएगा वो है 40%, जैसा हमने पीवी रेशो में देखा। तो सेल 30% से बढ़ेगी, 40% कंट्रीब्यूशन हो गया, और उसमें से फिक्स खर्चे, क्योंकि ये तो चेंज नहीं होंगे, फिक्स खर्चा हटाएंगे तो नेट प्रॉफिट 22। ये विद इन फ्यू सेकेंड्स आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं। अगर मैनेजमेंट कहती है कि प्रॉफिट जो है अभी 10 है, इसको हम 30 लेके जाना चाहते हैं, तो उसके लिए कितनी सेल करनी पड़ेगी। अब देखिए, अगर प्रॉफिट 30 है, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, फिक्स कॉस्ट भी 30 हो गई, तो मतलब कंट्रीब्यूशन 60 होना चाहिए, और ये 60 जो है ये 40% है, तो सेल कितनी होगी, सेल होगी 150। तो ऐसे आप विद इन फ्यू सेकंड्स कैलकुलेट करके बता सकते हैं, या फिर कोई स्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं जिससे मैनेजमेंट खुद कैलकुलेट करके इनपुट्स डाल के देख सके कि कितनी सेल करनी पड़ेगी। साथ ही में आप ये कम्युनिकेट कर सकते हैं कि बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब ऐसा पॉइंट जहां बिजनेस को ना तो लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है, वो कितना है, कितनी सेल पर वो ब्रेक इवन पॉइंट को टच करेगी। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ये नहीं होता कि किसी भी तरह का कोई भी प्रॉफिट नहीं है, बस इतना प्रॉफिट होना चाहिए कि वो सारी बिजनेस की कॉस्ट जो है उसको बियर कर सके। अब जैसे अगर हम देखें, फिक्स कॉस्ट है ये 30 है, ये तो अर्न करनी पड़ेगी। उसके बाद कुछ वेरिएबल खर्चे होते हैं जो 60% है, 40% हमारा कंट्रीब्यूशन है, तो ये 30 है, इसमें प्रॉफिट 0 होगा, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा 30, और ये 30 जो है ये 40% है, तो दैट मीन्स 75 रुपीज की अगर सेल करेंगे तो इसमें प्रॉफिट 0 होगा। इसमें आप ये भी बता सकते हैं कि करंट लेवल पर बिजनेस बीपी के लेवल से कितना आगे चल रहा है, जिसको हम कहते हैं कि कितना सेफ है, कितने मार्जिन से सेफ है, इसे हम कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। करंट लेवल है 100, बीपी लेवल है 75, 25% से सेफ चल रहे हैं। तो इस तरीके से आप एक प्रेजेंटेशन दे सकते हैं मैनेजमेंट को। अब बात करते हैं लिवरेज एनालिसिस, इनकम स्टेटमेंट के थ्रू कैसे आप इसको वर्क कर सकते हैं। मीनवाइल अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमें मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। बात करते हैं लिवरेज एनालिसिस। स्ट्रक्चर इसमें सेम रखते हैं, सेल में से वेरिएबल खर्चे हटाए कंट्रीब्यूशन, फिक्स खर्चे हटाएंगे इबिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट देने के बाद आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसका मतलब क्या है। अब देखिए, अगर हम देखें, दो तरह के फिक्स खर्चे हैं। एक तो फिक्स कॉस्ट, जो बिजनेस चलाने के लिए फिक्स खर्चा देना पड़ रहा है, जैसे फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री का रेंट इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उसमें प्रोडक्शन करनी है। दूसरा है इंटरेस्ट, ये फाइनेंस का खर्चा है। ये जरूरी नहीं है कि बिजनेस का खर्चा है, बिजनेस के पास अपनी उतनी कैपिटल नहीं थी इसलिए थोड़ा लोन लेना पड़ा, तो ये फाइनेंस का खर्चा है। तो अगर हम देखें कंट्रीब्यूशन और रिबिट, इनके बीच का जो खर्चा है फिक्स कॉस्ट, ये बेसिकली ऑपरेशन की वजह से है, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय इबिट, तो ये आपका निकलेगा ऑपरेटिंग लिवरेज। इंटरेस्ट जो है ये फाइनेंस का खर्चा है, तो ये फाइनेंस की वजह से खर्चा है, तो इबिट डिवाइडेड बाय पीबीटी, ये निकलेगा फाइनेंशियल लिवरेज। इसका यूज कैसे कर सकते हैं। अब मान लीजिए कंपनी अगर कहती है कि अगर सेल 30% से कम हो जाए तो इबिट और पीबीटी, ये प्रॉफिट के लेवल्स कितने होंगे।
अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना हो जाएगा और प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा, इसको आप कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसमें देखिए सिंपली आप प्रेजेंट कर सकते हैं कि करंट लेवल्स क्या है, उसके बाद कितना चेंज इसमें आ जाएगा। न्यू मतलब अगर 30% से डाउन होती है सेल तो 20 लाख से वो 14 लाख की सेल हो जाएगी। अगर बात करें इबिट, इबिट जो देखिए ये ऑपरेशन एफिशिएंसी की वजह से है। कंट्रीब्यूशन और इबिट के बीच में डिफरेंस है फिक्स कॉस्ट, तो ये ऑपरेटिंग लिवरेज का पार्ट है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 30 इंटू ऑपरेटिंग लेवरेज तो 35.90 होगा। इससे आप रिड्यूस कर देंगे तो ये आपका अमाउंट बन जाएगा कि रिवाइज इबिट कितना हो जाएगा। ऐसे ही बात करते हैं पीबीटी। पीबीटी देखिए सबसे लोएस्ट पॉइंट है। इसमें एक तो ऑपरेशनल लेवरेज भी कवर हो रहा है जो कंट्रीब्यूशन और ईबिट का पार्ट है, दूसरा इसमें फाइनेंशियल लेवरेज भी कवर हो रहा है जो ईबिट और पीबीटी का पार्ट है। तो सेल्स से लेके पीबीटी तक कितने लेवरेजेस कवर हो रहे हैं, ऑपरेशनल और फाइनेंस दोनों। तो इसमें क्या करेंगे 30 इंटू ऑपरेटिंग लेवरेज इंटू फाइनेंशियल लेवरेज, तो वो आपका होगा 40%। तो 40% से पीबीटी डाउन होगा जो 52,500 से 31,500 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ कैलकुलेट करके देखें तो सेम फिगर हमारे पास यहाँ भी आ रही है। अगर बात करें कि पीबीटी, अगर कंपनी चाहती है कि पीबीटी इंक्रीज करें 20% से तो इबिट और सेल्स कितनी हो जाएगी। अब देखिए पीबीटी सबसे लोएस्ट पॉइंट है, ऊपर से नीचे जाने के लिए हम मल्टीप्लाई करें थे, नीचे से ऊपर जाने के लिए हम डिवाइड करेंगे। तो 20% अगर पीबीटी होगा तो इबिट कितना होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, फाइनेंशियल लिवरेज। तो फाइनेंशियल लिवरेज से 20% को डिवाइड करेंगे 17.95। सेल तक पहुंचने के लिए देखिए दोनों आ रहे हैं, फाइनेंशियल लिवरेज भी आ गई और उसके बाद आपका ऑपरेटिंग लिवरेज भी आ गया। दोनों से डिवाइड कर देंगे, जैसे आपका 20% डिवाइडेड बाय 1.197 डिवाइडेड बाय 1.114, तो ये आपका होगा 15%। तो कितना परसेंट इंक्रीज करेगा, तो यहाँ आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि करंट लेवल ये है, न्यू लेवल ये है, और यहाँ अगर हम देखें तो एग्जैक्ट फिगर यहाँ रिप्रेजेंट हो रही है। ऐसे ही अगर इबिट चाहते हैं कि इबिट 15% से इंक्रीज करें तो सेल और पीबीटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब देखिए इबिट जो है, इबिट अगर 15% से इंक्रीज कर रहे हैं तो कितनी सेल और कितना पीबीटी होगा। अब देखिए इबिट है 15% से इंक्रीज हो रहा है, सेल जो है ऊपर जाना है तो डिवाइड करेंगे क्योंकि इसके बीच में कंट्रीब्यूशन और इबिट आ रहा है जो है ऑपरेटिंग लिवरेज। तो ऑपरेटिंग लिवरेज से इसको डिवाइड करेंगे 15% को, 13% से सेल इंक्रीज होगी। पीबीटी जो है वो नीचे है, इबिट और पीबीटी बीच में आ रहा है इंटरेस्ट जो है फाइनेंशियल लिवरेज, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15% को फाइनेंशियल लिवरेज से तो आपका 70% करंट, और इसमें ये इंक्रीज इम्पैक्ट डाल के आप प्रेजेंट कर सकते हैं कि इतना इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम स्ट्रक्चर के थ्रू देखें तो सेम फिगर यहाँ रिप्रेजेंट हो रही है। तो इस तरीके से आप कुछ इनपुट दे सकते हैं कि मैनेजमेंट यहाँ परसेंटेज देख के, यहाँ परसेंटेज इनपुट करके देख सके कि कितना परसेंट इम्पैक्ट होगा और एग्जैक्ट में करंट और न्यू में कितना चेंज आएगा। तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए स्ट्रक्चर को समझते हैं। अब देखिए बिजनेस में जो कैपिटल होती है वो तीन तरह से इन्वेस्ट हो सकती है, या तो इक्विटी शेयर सारा अपना पैसा खुद का लगाए, या इक्विटी के साथ थोड़ा प्रेफरेंस शेयर वो भी अपना पैसा लगाए, या फिर इक्विटी और डेप्ट, या फिर सभी का कॉम्बिनेशन। तो अलग अलग लेवल पे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। सबसे पहले समझते हैं कि फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है। देखिए ये ऐसा पॉइंट होता है जहां जो इक्विटी शेयर्स है उनका प्रॉफिट जीरो होता है, मतलब ना तो लॉस हो रहा है ना फिर कोई प्रॉफिट हो रहा है। बट उसके लिए ये देखा जाता है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब उस लेवल पे जिस लेवल तक अभी तक ना तो इंटरेस्ट दिया है ना ही प्रेफरेंस का डिविडेंड दिया है, तो उस लेवल तक कितना प्रॉफिट कंपनी को अर्न करना पड़ेगा, वो प्रॉफिट कितना होगा कि आपका इक्विटी का प्रॉफिट जीरो हो। अगर मान लीजिए इक्विटी शेयर कंपनी में इन्वेस्टेड है तो उस केस में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा तो पैट जीरो होगा। हम नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे, पीबीटी भी जीरो होगा क्योंकि इंटरेस्ट नहीं देना, तो अल्टीमेटली इबिट भी जीरो। तो अगर कंपनी में सिर्फ इक्विटी शेयर इन्वेस्टेड है तो इबिट जीरो होगा, तो आपका इक्विटी प्रॉफिट जीरो होगा। बट अगर मान लीजिए इक्विटी के साथ प्रेफरेंस शेयर भी इन्वेस्टेड है तो प्रेफरेंस शेयर मान लीजिए प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ा 70 रुपीज, उसके लिए टैक्स देना पड़ा 30, क्योंकि टोटल जो प्रॉफिट था वो था 100। मान लीजिए टैक्स रेट है 30, तो 100 में से 30 तो टैक्स चला गया, बाकी जो बचा 70 वो प्रेफरेंस डिविडेंड में गया। तो अगर 70 से हमने 100 तक कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए 100 की फिगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये जो 70 है ये 70% है, तो 70 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि टैक्स रेट से माइनस करके ये ऑटोमेटिकली 100 आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होगा कि इबिट लेवल पर अगर प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट।
अगर प्रेफरेंस शेयर भी इन्वेस्टेड है तो इबिट जो है वो प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट होगा। अगर इक्विटी के साथ मान लीजिए डेप्ट है तो ना तो प्रेफरेंस डिविडेंड देना है, सिर्फ इंटरेस्ट देना है, तो इबिट को उतना कमाना है कि इंटरेस्ट की लायबिलिटी वो सारी फुलफिल कर सके। बट अगर मिक्स है, इंटरेस्ट भी है और प्रेफरेंस डिविडेंड भी है, तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा प्लस आपको प्रेफरेंस डिविडेंड जो हमने निकाला था, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, वो भी देना पड़ेगा। तो इबिट जो है दोनों का प्लस होगा, तभी इक्विटी प्रॉफिट लेवल जीरो होगा। इसका यूज कहाँ किया जा सकता है? देखिए, इसे कहते हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब बिजनेस के फाइनेंस के जो भी खर्चे हैं, चाहे वो प्रेफरेंस से फाइनेंस करवा रहे हैं, चाहे इंटरेस्ट की लायबिलिटी है, उन सबको देने के बाद कितना उससे हम आगे चल रहे हैं बिजनेस में, किस लेवल तक हम वो अर्न कर रहे हैं, तो प्रॉफिट जो है वो जीरो होगा, और उससे कितना आगे चल रहे हैं, इसको चेक करने के लिए फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का यूज किया जा सकता है। अब बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे इससे एनालाइज कर सकते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो अगर हम देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशियो जिसे ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी कहते हैं, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले जैसे ग्रॉस प्रॉफिट है तो ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट। डिवाइड किससे करेंगे? नेट सेल से, क्योंकि जितनी ज्यादा सेल उतना ज्यादा प्रॉफिट। बट अगर उसमें रिजेक्शन होती है तो रिजेक्शन से प्रॉफिट नहीं होता, तो इसलिए नेट सेल देखेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल, नेट प्रॉफिट रेशियो में नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल, एंड सो ऑन। अब इसको कैसे एनालाइज करें? इसके लिए देखिए, हम 4 महीने की पास्ट परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट देख रहे हैं 4 महीने का, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में डिक्रीज देखें, नेट प्रॉफिट में डिक्रीज देखें, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डिक्रीज देखें। यहां अगर हम देखें ना, थर्ड मंथ में 7% डिक्रीज है, और ग्रॉस प्रॉफिट में सिर्फ 2%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बिजनेस जिस काम को करने के लिए बना है, जैसे गाड़ियां बेचने का बिजनेस है, तो गाड़ियों को बेचने से ज्यादा लॉस हो रहा है। हो सकता है कि कोई और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जैसे गाड़ी बेचने वाली कंपनी ने कोई सैनिटाइजर बेचे हैं, वहां से प्रॉफिट अर्न कर लिया, तो ओवरऑल तो 2% का लॉस है, बट एक्चुअल में बिजनेस को अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी में 7% का लॉस हुआ है। तो इस तरीके से आप हाईलाइट कर सकते हैं कि इतना क्यों लॉस हो रहा है, कैसे इसको कंट्रोल करें। अनदर सिनेरियो में हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ भी 4 महीने की पास्ट परफॉर्मेंस है, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो है, नेट प्रॉफिट रेशियो है, और यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है। नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है तो ठीक है, देखिए 14% से सीधा 22% हुआ है, तो ये बहुत हेल्दी साइन है। बट अगर नेट प्रॉफिट कम हो रहा हो तो इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये है कि बिजनेस को जैसे नेट प्रॉफिट कम हो रहा हो, तो इसका ये हो सकता है कि फाइनेंस की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ज्यादा लोन लेना पड़ रहा है, उसकी वजह से ज्यादा फाइनेंस कॉस्ट है, या फिर किसी फिक्स एसेट में इंक्रीज हो रहा है, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसा खर्चा है जिसको 12 महीने में डिस्ट्रीब्यूट करना था, उसको पूरे के पूरे खर्चे को 1 महीने में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उस वजह से खर्चा बढ़ा हुआ दिखा रहा है, तो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। या फिर देखना होगा कि क्या कंपनी के ऊपर कोई पेनल्टीज आ रही हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है ग्रोस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में। ग्रोस प्रॉफिट यहाँ आप अपने रिमार्क्स दे सकते हैं। ग्रोस प्रॉफिट अगर प्रोडक्ट सर्विस जो होते हैं उससे जनरेट करता है, मतलब अगर कंपनी ग्रोस प्रॉफिट लेवल पर अच्छा परफॉर्म कर रही है, नेट प्रॉफिट अगर कम है, तो इसका मतलब यह है कि कंपनी अपने बिजनेस से अच्छा अर्न कर रही है। नेट प्रॉफिट जो फिक्स खर्चे हैं, जो कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे हैं, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। तो इस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को आप एनालाइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट से कंपैरिजन कैसे करते हैं। इसके लिए देखिए, दो स्ट्रक्चर हैं। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट के स्ट्रक्चर को समझते हैं। जैसे ग्रोस सेल है, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट रिजेक्शन देके नेट सेल, फिर जो भी वेरिएबल खर्चे हैं जैसे रॉ मटेरियल, लेबर और पावर एंड फ्यूल, फिर आ गया कंट्रीब्यूशन। फैक्ट्री के खर्चे हटाए ग्रोस प्रॉफिट, फिर एडमिन, उसके बाद सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, फिर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट हटाया, उसके बाद टैक्स हटाया, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। डेप्रिसिएशन का आप यहाँ ब्रेकअप दे सकते हैं कि डेप्रिसिएशन फैक्ट्री में, एडमिन में और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कितना कितना है। इसको कैसे कंपेयर करें? अब देखिए, यहाँ अगर हम देख रहे हैं रॉ मटेरियल कॉस्ट सब्सटेंशियली बढ़ी है, क्या इसका रीजन है? क्या उसके प्राइस चेंज हुए हैं, या फिर कुछ नए प्रोडक्ट्स ऐड करे हैं जिसकी वजह से रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ी है? और अगर हम देखें एडमिन एक्सपेंस, ये बहुत ज्यादा कम हुए हैं, 19 से सीधा 11। ये परसेंटेज में हम देख रहे हैं, इसको मान के चलते हैं कि परसेंटेजेस है, तो 90% से 11%। ऐसा क्या हुआ है? क्या सैलरी में कोई इम्पैक्ट आया है, या बहुत ज्यादा इसमें कोई चेंज आया है? तो इसको आप डीप में स्टडी करेंगे। और अगर मान लीजिए कंपनी की अलग अलग फैक्ट्री है, तो किस फैक्ट्री में इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, और क्या वो रिपीटेटिव है, और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इंटरेस्ट देखें तो 6 से 4 है, मतलब कंपनी ने कुछ अपना इंटरेस्ट जो है वो पे कर दिया। तो इस केस में आप देखेंगे 6 से 4 मतलब 2 का डिफरेंस है, तो ऐसा क्या हुआ। फर्दर इसको आप देख सकते हैं कैश फ्लो से कि एक्चुअल में पेमेंट की गई है या नहीं, और अगर नहीं तो फिर आप इसको देखिए कि एक्चुअल में यहाँ रिप्रेजेंट क्यों कर रहा है।
उसके बाद अगर मैनेजमेंट कोई डिसीजन लेती है तो उसको एनालाइज कर सकते हैं। जैसे अगर नई मशीनरी खरीदी जाती है तो अगर उससे रॉ मटेरियल में सेविंग आ रही है, जैसे 46 से 42, लेबर में भी सेविंग आ रही है, फैक्ट्री ओवरहेड बढ़ गई, क्यों? क्योंकि मशीन खरीदी है तो उसका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो उस वजह से देखिए फैक्ट्री लेवल पे डेप्रिसिएशन बढ़ा है, जो बिल्कुल जस्टिफाइड है। दूसरे केस में हो सकता है कि अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट उतनी ही लग रही है तो हो सकता है सेल बढ़ा दे, कि वो फास्ट प्रोडक्शन कर रही है, तो क्या सेल बढ़ रही है? या तो सेविंग में इम्पैक्ट आ रहा है रॉ मटेरियल, लेबर और पावर एंड फ्यूल की वेरिएबल खर्चों की, या फिर सेल वो प्रोडक्शन वो फास्ट कर पा रही है, तो क्या सेल इंक्रीज हो रही है या फिर हमारे पास वेरिएबल में सेविंग आ रही है? और अगर ऐसा नहीं तो न्यू मशीनरी जो है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, उसको आप देख सकते हैं कंपेरिजन करके। अनदर इसमें देख सकते हैं कि अगर कंपनी प्राइस डिसीजन लेती है कि प्राइस को मान लीजिए इंक्रीज करती है, प्राइस को इंक्रीज करेंगे, सेल क्वांटिटी मान लीजिए 100 रुपए कमाने के लिए पहले 10 क्वांटिटी बेचनी पड़ती थी, प्राइस बढ़ा दिए तो अब 100 रुपए कमाने के लिए कंपनी को 8 क्वांटिटी बेचने से ही काम हो जाएगा। तो 8 क्वांटिटी बनाने के लिए उसमें रॉ मटेरियल, लेबर, पावर एंड फ्यूल उसको भी कम खर्चा होगा, क्योंकि जहां 10 क्वांटिटी के लिए रॉ मटेरियल लगता था अब 8 क्वांटिटी के लिए लगेगा। तो ठीक है, अगर सेल क्वांटिटी कम हुई है 10% से, तो क्या वेरिएबल्स, लेबर, पावर एंड फ्यूल और आपका रॉ मटेरियल उसमें सेविंग आई है? और अगर नहीं तो आप देखेंगे प्राइस डिसीजन का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है और कब से पड़ रहा है। अनदर इसमें आप देख सकते हैं मैनेजमेंट डिसीजन। अब मान लीजिए कंपनी के पास एक बहुत बड़ा कस्टमर आता है जो कंपनी को अकेला 30% का बिजनेस दे सकता है, और उसके बाद वो कहता है कि जो आप मार्केट में दूसरों से बिलिंग रेट चार्ज करते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मुझे उससे 15% रिड्यूस करके देंगे। अगर किसी और से आप 100 रुपीज चार्ज करते हैं तो मुझसे आप 85 रुपीज चार्ज करेंगे। तो कंपनी एनालाइज कर रही है कि उससे कंपनी को क्या बेनिफिट होगा। अब मान लीजिए सेल तो इंक्रीज हो जाएगी 30%, बट बिलिंग रेट 15% से रिड्यूस हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, जो अल्टीमेट जो टोटल प्रॉफिट है वो 5% से बढ़ेगा। तो कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल सिचुएशन है। अगर कंपनी के पास आइडल कैपेसिटी पड़ी है, खाली कैपेसिटी पड़ी है कि वो कुछ एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर सकती है, और एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करके उन्हें 5% का एडिशनल प्रॉफिट हो रहा है, तो डेफिनेटली वो इसको प्रोसीड कर सकती है। तो इस तरह से इनकम स्टेटमेंट जो है वो सेक्शन वाइज प्रॉफिट के लेवल्स को एनालाइज करने में हेल्प करता है। तो आज की इस वीडियो में हमने इनकम स्टेटमेंट के अलग अलग स्ट्रक्चर, कैसे इसको एनालाइज करते हैं और अलग अलग प्रेजेंटेशन और मॉडल को डिस्कस किया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।